अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज कवर करेंगे पेज नंबर 20 चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 2 हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन अच्छी होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग टू अनदर पर्सन एंड effectual communication is one which is properly followed by the receiver of the message and his feedback is known to the sender or transmitter। ये पूरे पैरा में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है, जो कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में यही बातें तकरीबन पढ़ी थी। The real meaning of communication is getting the receiver and the sender tuned together for a particular message। कम्युनिकेशन जब बेहतर समझी जाएगी जब सेंडर और रिसीवर एक ही पेज पर हो, एक ही मैसेज एक ही तरीके से समझ रहे हो। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स सम अंडरस्टैंडेबल डेटा टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन जब ही होती है जब हम कोई ऐसा डेटा दूसरे बंदे को भेजें जो कि वो डेटा को डिकोड कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से सेंडर चाह रहा है। It also includes the exchange of thoughts, opinions, sentiments, facts and information between two or more persons। सिर्फ और सिर्फ डेटा में वर्ड्स नहीं होते बल्कि आइडियाज़ भी होते हैं। आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशन भी हो सकती है, सेंटिमेंट, जज्बात भी हो सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल, नंबर्स भी हो सकते हैं। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एश्योर्स दैट योर मैसेज शुड बी प्रॉपरली कन्वेड टू द रिसीवर। तो ये दो पैराज में बताया जा रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको तमाम कंपोनेंट्स का सही इस्तेमाल करना है। आपने कॉन्टेक्स्ट का सही इस्तेमाल करना है, फिर सेंडर एनकोडर का सही इस्तेमाल करना है, फिर मैसेज आइडिया का सही इस्तेमाल करना है, उसके बाद चैनल्स या मीडियम का सही इस्तेमाल करना है, फिर रिसीवर डिकोडर ने अपना पार्ट प्ले करना है और फीडबैक देना है। फिर तो कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वही कंपोनेंट्स यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं कि यार अच्छी कम्युनिकेशन में ये तमाम कंपोनेंट्स का बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होना, उन तमाम के पार्ट्स बेहतर तरीके से प्ले हो जाएँ, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, टिप्स टू मेक कम्युनिकेशन। वी ऑल कम्युनिकेट वेदर एट होम, वर्क, स्कूल और प्ले। इन फैक्ट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग अ चाइल्ड लर्न्स एज सून एज ही वांट। तो आपकी कम्युनिकेशन शुरू से ही डेवलप होना शुरू होती है। आप पहले घर में बात करना सीखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद फिर एजुकेशनल लाइफ चलती है, फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है जब आप कैरियर ओरिएंट हो जाते हैं और आप कैरियर के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, फिर आप बिजनेसेस में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो एक्सपोजर जितना बढ़ता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से सीखते हैं, बोलने का अंदाज़ बेहतर हो जाता है, अल्फाज बेहतर हो जाते हैं, तरीक़ाकार आ जाता है कि किस तरीके से कैसे बात करनी है, किस वक्त क्या बात करनी है, ये तमाम समझ बूझ आती जाती है। तो शुरुआत से बात करेंगे तो ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है जब बहुत ही कम एज में ही, बल्कि आप कह लें कि न्यूली बॉर्न भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने अंदाज में। हो सकता है कि वो वर्ड्स का इंतखाब नहीं कर रहे हों, लेकिन उसके अलावा उनकी फीलिंग्स बता रही होती हैं, कम्युनिकेशन कर रही होती हैं कुछ ना कुछ। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। While this is true, most of the time some of the information being given may be lost in transmission because of the interruptions and other distractions that interfere with the communication process. These tips will help you to improve on your communication regardless of what end of the conversation you are on। तो ये कुछ टिप्स दी जा रही हैं जिसमें बताया जाएगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और ये बताया जा रहा है सेकंड पैरा में कि बैरियर से बचना है और कोई सी भी ऐसी चीज़ जो आपके कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन को फेलियर का शिकार कर दे उससे भी बचना है। जैसे मीडियम चैनल में डिस्टॉर्शन आ सकती है तो फिर हम ऑल्टरनेट मीडियम की तरफ चले जाएं। हमें अगर एक बात पता है कि हम लोग ऑनलाइन एक मीटिंग अगर रखते हैं तो उसके लिए स्काइप के बजाय जूम का फोरम अवेलेबल है। स्काइप में हो सकता है इंटरप्शन आ जाए, हो सकता है आवाज़ क्लियर ना हो सकता है हर एक के पास उसकी लॉगिन आईडी वगैरह नहीं हो, तो फिर हम लोग अलग जगह दूसरे फोरम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को बेहतर इस तरीके से बनाया जा सकता है कि कंपोनेंट्स की गलतियाँ पहले से सोच ली जाएँ कि गलतियाँ क्या क्या आ सकती हैं, बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं, फ्लॉज क्या क्या आ सकते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए पहले से स्टेप्स ले लें। ऐसा ना हो कि हम लोग स्काइप पे मीटिंग शुरू कर दें और उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो। इससे बेहतर ये है कि पहले से आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए।
तो टिप्स क्या है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए? नंबर 1, स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। तो कंपोनेंट की बात करें तो सेंडर और एनकोडर का काम ये है कि जब भी वो बात करें इतने क्लियर अंदाज में करे कि रिसीवर तक बात पहुंच जाए और वो बात को समझ जाए। तो ये सेंडर का काम है सारा, स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। तो स्पीकर का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि जब भी बात करें तो वाज़ेह अल्फाज में बात करें, अल्फाज ऐसे हों जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, बल्कि क्रिस्टल क्लियर मीनिंग्स बनने चाहिए। एज़ मच एज़ पॉसिबल बी क्लियर एंड कंसाइज। बेहतर बात करें, अल्फाज का सही चुनाव करें और कंसाइज बात करेंगे, मतलब कि टू द पॉइंट बात करनी है। हमने कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आजकल के दौर में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। बिज़नेस में 9 to 5 बिज़नेस होता है, उसके अंदर भी, या 9 to 6 अगर बिज़नेस हो रहा है, उस दौरान में हमारे पास बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने को होते हैं। तो कंसाइजली बात करेंगे, हमेशा टू द पॉइंट बात करेंगे। व्हेन यू स्पीक सो दैट योर लिसनर्स wouldn't have a hard time trying to figure out what you are trying to say। तो लिसनर्स भी ये चाहते हैं कि कम बात सुन के उनकी बात समझ आ जाए, मतलब कम टेक्स्ट या कम फैक्ट्स को वो ज़रूर एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जुमले में बहुत सारी बातें कर लेंगे या बहुत तवील बात करेंगे और उसका मतलब बहुत कम होगा, ऐसी सूरत हाल में फिर लिसनर सही तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले पाता आपकी बात का। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू योर डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन। अल्फाज की अदायगी सही तरीके से करनी है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद सम पर्टिकुलर वर्ड्स यू माइट वांट टू प्रैक्टिस देम ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन यू आर अलोन सो दैट इट डज नॉट गेट इन द वे ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ अल्फाज की अदायगी में कुछ मसला आता है, डिफ़िकल्टी आती है, तो उस अदायगी को आप बेहतर कर सकते हैं अल्फाज का बार बार इस्तेमाल करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है, अल्फाज की अदायगी बेहतर हो सकती है। अनदर हेल्पफुल टिप इज़ टू एंगेज द सर्विस ऑफ अ स्पीच थेरेपिस्ट। और अगर आपके पास कोई लैकिंग आ रही है कि आप ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते, आपकी ज़बान लड़खड़ाती है बात करते हुए, बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो हमारी रिटन लैंग्वेज तो बहुत अच्छी होती है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। तो अपने अल्फाज को क्लियर बनाने के लिए फिर हम स्पोकन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, फिर हम जाके लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, क्लासेस लेते हैं इसकी। तो फिर हमारी कन्वर्सेशनल स्किल्स के बाद, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बाद, क्लासेस लेने के बाद हमारी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है, स्पोकन लैंग्वेज। सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए बल्कि अच्छा बोलना भी आना चाहिए, ख़ास तौर पे फॉरेन लैंग्वेजेस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें कमांड की ज़रूरत होती है। अगर हम बाहर जाके कम्पीट करना चाह रहे हैं, अब्रॉड हमें कोई जॉब ऑफ़र होती है, तो जहाँ पे भी हमें जॉब ऑफ़र है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज ही बोली समझी जाती है और ऑफिशियली भी लैंग्वेज वही है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जर्मन लैंग्वेज में ही बनते हैं। तो जो भी जर्मनी के लिए अप्लाई करता है वो पहले जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लेता है ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए। वहाँ जाके ऐसा ना हो रहा हो कि उसकी बात किसी को समझ ना आए, क्योंकि उसने कम्पीट करना है अपनी फील्ड में भी और उसने साथ साथ अपनी बात को भी समझाना है ठीक तरीके से, चाहे वो बिज़नेस में बात कर रहा हो या आउटसाइड द बिज़नेस में बात कर रहा हो। अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल USA है, फॉर एग्ज़ाम्पल UK है, वहाँ पे हम लोगों की जो लैंग्वेज होती है ऑफिशियली वो इंग्लिश ही होती है। तो पाकिस्तान में भी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल है और वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल है। तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती। मुश्किलात वहाँ आती हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा कोई और हो, तो फिर उसके लिए हमें ख़ास तौर पे उस ज़बान के बारे में सीखना पड़ेगा ताकि हमारी अदायगी उसमें बेहतर हो। कीप देम शॉर्ट एंड सिंपल। जितना आप शॉर्ट एंड सिंपल बात करेंगे उतनी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। पॉइंट्स टू पॉइंट लेके चलेंगे, एक पॉइंट क्लियर करें उसके बाद अगले पॉइंट तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि 2 पॉइंट्स एक साथ आप बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। टू मैनी वर्ड्स टेंड टू ड्रोन द रियल मैसेज एंड वुड मोस्ट लाइकली लीव द हेयरर मोर कन्फ्यूज। रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ एम्बिगुअस वर्ड्स एंड फ्रेजेस। स्टिक टू सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स।
तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आपके ख्याल में रिसीवर को समझ आ जाए, लिसनर को समझ आ जाए, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना दें, उसके लिए आसानी रखेंगे हमेशा। एम्बिगुअस का मतलब है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना। थर्ड, डू नॉट फिनिश अदर्स सेंटेंसेस फॉर देम, किसी और की बात में खलल नहीं डालना, किसी और के सेंटेंस को अपने हिसाब से ना सोच लेना, किसी और के सेंटेंस को फोर्स ही करते हुए कि वो क्या सेंटेंस मुकम्मल करेगा, आपने बात काट के उसकी बात मुकम्मल कर दी अपने अंदाज में, जबकि स्पीकर कुछ और बात कहना चाह रहा हो, तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। और ये लिसनर के पार्ट पे बैरियर आता है, क्योंकि वो स्पीकर की बात मुकम्मल तौर पे सुनता नहीं है और पहले ही कूद जाते हैं बीच में कम्युनिकेशन के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्पीकर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो सकता है। दूसरी बात, स्पीकर जो कहना चाह रहा था वो बात पता नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, लिसनर ने कोई और चीज़ अज्यूम कर ली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैरियर है ये लिसनर के पार्ट पे होगा, स्पीकर के पार्ट पे नहीं होगा। कीप देम शॉर्ट एंड सिंपल, ये फ़र्ज़ है हमारे स्पीकर का कि स्पीकर ने बोलना है शॉर्ट एंड सिंपल के हिसाब से। तो ये लिसनर की गलती नहीं होगी, बल्कि स्पीकर की गलती होगी कि अगर वो शॉर्ट एंड सिंपल के बजाय लॉन्ग वर्ड्स पे चले जाता है या लॉन्ग कन्वर्जेशन पे चले जाता है। डू नॉट फिनिश अदर सेंटेंस फॉर देम, ट्राइंग टू कंप्लीट अदर सेंटेंस इन कन्वर्जेशन शोज इम्पेशेंस एंड कुड बी अ रूड जेस्टर, हम किसी और की बात काट के मुकम्मल कर दें, ये बहुत ही बुरा समझा जाता है। इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इसको बेहतर ऐसे बनाया जा सकता है कि लिसनर अगर आप हैं तो आपके अंदर सब्र थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ी पेशेंस बेहतर होनी चाहिए। आप दूसरों की बात सुनेंगे तो आपकी भी बात आराम से सुनी जाएगी, और अगर आप दूसरों की बात में बीच में कोई ऐसी बात कर लेते हैं, खलल ले आते हैं उनकी बातों में, तो फिर उससे क्या होता है, उससे फिर मिसकम्युनिकेशन बढ़ती है। Even if you know how they are going to end the sentence, it's best to wait until they are done. तो अगर आपको सही अंदाज़ा भी हो रहा है कि बात किस पैराए में कही जा रही है और आप उसको सही असेस भी कर रहे हैं, फिर भी उसूलों में यही आता है कि आप मुकम्मल करने दें स्पीकर की बात को, और एज लिसनर आप उसकी बात मुकम्मल सुनें, और इस दौरान में आप उसको कहीं पे भी उसके सेंटेंस को काट के उसका सेंटेंस मुकम्मल करने की कोशिश ना करें। Besides, how do you even know that you know what they are going to say? Since you are not inside their head, show respect for the other person's presence and point of view by letting them speak for themselves. After all, communication is a two-way thing. तो आप कभी भी किसी और के माइंड को रीड नहीं कर सकते 100%, क्योंकि हर शख्स का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, हर शख्स अपने हिसाब से बात करना चाह रहा होता है। तो हो सकता है कि उसका सेंटेंस के मीनिंग कुछ के कुछ बन रहे हो इन दी एंड, उसके आखिरी कुछ वर्ड्स ऐसे हों जिससे उसकी ओवरऑल मीनिंग चेंज हो जाए। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी और की बात काट के, भले से हमने अंदाज़ा सही लगाया हो, लेकिन हो सकता है कि फिर भी हम कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर लें। लिसन टू द अदर पर्सन विदाउट इंटरप्शन, अब ये भी रिसीवर के पार्ट पे फ़र्ज़ बनता है रिसीवर का कि दूसरे की बात सुने अटेंशन के साथ, दूसरे को मुकम्मल मौका दे बात करने का। लिसन टू द अदर पर्सन विदाउट इंटरप्शन, बग़ैर उसको रोके हुए और तामुल के साथ बात सुनना। दिस हेल्प्स टू फैसिलिटेट अ फ्री फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन बिटवीन बोथ पार्टीज़। इट इज़ ऑल्सो अ टेसिट वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन's ओपिनियन। अगर हम किसी की बात एहतराम से सुनते हैं और उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं और इस दौरान में उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा रिलेशन बेहतर होगा, और हम जब दूसरे को इज़्ज़त देंगे तो वो भी हमारी बात को इज़्ज़त देगा और हमारे एहतराम में भी रुकेगा, फिर हम अपनी बात मुकम्मल करेंगे। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन की निशानी ये है कि आपस में रिस्पेक्ट हो जाए। If you find it a little difficult to refrain from interrupting while someone is speaking, try to write down points that you might want to. अगर के हमें बात के दौरान में कोई सवाल पूछना है तो दो सूरत हो सकती है, या तो हम इमीडिएटली क्वेश्चन रेज कर देंगे। इमीडिएटली क्वेश्चन रेज कर देंगे तो ये एक अच्छा तासुर समझा नहीं जाता। इससे बेहतर ये है कि अपने पास पॉइंट नोट कर लें जो भी आपका क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप नोट करने के बाद जब स्पीकर अपनी बात मुकम्मल कर लेगा उसके बाद आप पॉइंट रेज कर सकते हैं अपनी बारी आने पे। तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार यही होता है कि आप पॉइंट्स टेकिंग कर लेंगे दौरान गुफ्तगू, स्पीकर को बोलने का भरपूर मौका देंगे, इस दौरान पॉइंट्स टेक करें, और जब उसकी बात मुकम्मल हो जाए तो रिसीवर जब फीडबैक देगा तो उसके पास एक फीडबैक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो अपनी बारी आने पे वो क्वेश्चंस कर लें। तो क्योंकि जब स्पीकर कह रहे थे और लिसनर सुन रहे थे, लिसनर ने एहतराम मलूज़ खातिर रखा,
और स्पीकर की बात सुनी मुकम्मल तौर से। ऐसे ही जब लिसनर जब फीडबैक देगा और क्वेश्चंस पूछना शुरू करेगा तो स्पीकर भी उसके एहतराम में उसकी बात मुकम्मल सुनेगा और उसके जो भी टाइम होगा बोलने का उस दौरान में वो इंटरप्शन नहीं करेगा। इसके बाद पेज 20 के बाद पेज 21 पे चलेंगे। पेज 21 पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रेज एज सून एज द अदर पर्सन इज डन स्पीकिंग, राइटिंग डाउन योर थॉट्स एंड ओपिनियंस about what is being discussed will, number 1, give you the opportunity to reconsider what you are about to bring up. You might realize that it is not after all relevant in the big picture. जब आप पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं तो स्पीकर बात करते जा रहे हैं और आप पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं। स्पीकर ने आगे जाके एक पॉइंट को मजीद क्लैरिफाई कर दिया तो जो आपका क्वेश्चन था वो इन दी एंड खुद ही आंसर हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप अपने जितने क्वेश्चन आपने नोट डाउन किए होंगे उसमें से आप क्रॉस कर देंगे जितने क्वेश्चंस के आगे जाके स्पीकर ने आंसर दे दिए। इसका मतलब आपकी अच्छी लिसनिंग की वजह से क्या हुआ, आपके सब्र की वजह से क्या हुआ कि आपको सवाल पूछने की जहमत ही नहीं पड़ी और आपका भी टाइम सेव हुआ और स्पीकर का भी टाइम सेव हुआ। और स्पीकर की बात ऑलरेडी कवर हो रही थी उसके टॉपिक में, तो आपने क्योंकि सब्र का मुजाहरा किया तो फिर आपने टाइम सेव किया दोनों के लिए और आपका एक क्वेश्चन जो कि अननेसेसरी था, इररिलेवेंट था, वो रेज होने से बच गया। सेकंड, गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू अरेंज योर थॉट्स फॉर ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। आप पॉइंट्स टेकिंग करते जाएंगे तो पॉइंट्स को फिर आप जब मुकम्मल हो जाएगी स्पीकर की बात तो पॉइंट्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। हो सकता है पॉइंट 3 जो आप रेस करना चाह रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो पॉइंट 3 आप पहले पूछ लेंगे तो इसका मतलब आप इसको रैंक कर देंगे एज पर देयर प्रायोरिटी। थर्ड, हेल्प यू टू टेक कंट्रोल ऑफ एनी नेगेटिव इमोशन दैट मे इंटरफेयर विद योर फ्लो। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको गुस्से की कमी हो जाएगी। मतलब कि आपको अगर किसी किस्म का गुस्सा आ रहा होगा तो फिर आप उस पर भी सब्र करेंगे और पॉइंट्स टेक कर लेंगे, तो आप रिएक्ट फ़ौरन नहीं कर रहे होंगे और अपने वक्त आने पे जब बात करेंगे तो हो सकता है कि रिलेशनशिप बेहतर रहे। इसके बरक्स अगर हम लोग फ़ौरन जवाब दे रहे हों और बार बार इंटरप्शन कर रहे हों तो इन दी एंड हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा और हमारी कम्युनिकेशन अफेक्टिव के बजाय इनफेक्टिव हो जाती है।